हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 16 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? तो लिंडा याकारिनो जो है वो ट्विटर की नई सीईओ बनी है। अभी हाल ही में ट्विटर के मालिक एलन मस्क के द्वारा ये ऐलान किया गया था कि जो लिंडा याकारिनो है वो ट्विटर की नई सीईओ होंगी। एलन मस्क ट्विटर में चेयरमैन और सीटीओ यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होंगे। एलन मस्क 27 अक्टूबर 2022 को ट्विटर के नए मालिक बने थे और उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा था। आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जब एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था उस समय सीईओ कौन थे? तो उस समय सीईओ थे दोस्तों पराग अग्रवाल। लिंडा याकारिनो की बात करें तो वो इटालियन अमेरिकन मूल की हैं। ट्विटर के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके 4 लोग संस्थापक थे, जैक डॉर्सी, नूह ग्लास, इवॉन विलियम्स और विज स्टोन। अब हम कुछ विभिन्न कंपनियों की सीईओ भी डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। गूगल एंड अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचई, यूट्यूब के नील मोहन, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, अमेजॉन के एंडी जैसी, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नाडेला, एडोबी के शांतनु नारायण, आईबीएम के अरविंद कृष्णा और टेस्ला एंड स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क। दोस्तों आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कोस्टल सड़क जो कि मुंबई में है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जो कोस्टल सड़क है उसका नाम संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी। तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो महाराष्ट्र का कोस्टल रोड है जो कि मुंबई में है उसका नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर किया जाएगा। बात करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज की। तो दोस्तों छत्रपति संभाजी महाराज हिंदवी साम्राज्य के दूसरे राजा और छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। उनका जन्म हुआ था 1657 में। 1680 में शिवाजी के निधन के बाद उन्होंने सत्ता संभाली थी। इसके बाद 1689 में औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी थी। अब हम डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा की है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को अभी हाल ही में महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र ने वीडी सावरकर की जयंती को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की अभी हाल ही में घोषणा की है। नागपुर में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन बने हैं? रमेश बैस बने हैं। 2023 में बदले गए नाम भी डिस्कस करते हैं। तो औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है उसका नाम संभाजी नगर, उस्मानाबाद जो कि महाराष्ट्र में है इसका नाम धाराशिव, मुगल गार्डन दिल्ली में है इसका नाम अमृत उद्यान, मुंडेरा बाजार जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है इसका नाम चोरी चोरा, तेलिया अफगान जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है उसका नाम तेलिया शुक्ला किया गया है, इस्लाम नगर जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है उसका नाम जगदीशपुर किया गया है, मंकी पॉक्स जो कि एक बीमारी है उसका नाम एम पॉक्स किया गया है। इसके अलावा एक राजनीतिक दल है जिसका नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब उसका नाम हो गया है भारत राष्ट्र समिति। और दोस्तों तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्हीं की पार्टी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। थीम जरूर याद रखिएगा 2023 की, जनसांख्यिकीय रुझान और परिवार, ठीक है, यानी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। तो परिवारों के महत्व और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा 1993 में यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा की गई थी और पहला अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 1994 को मनाया गया था। दोस्तों हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। जैसे प्रवासी पक्षी दिवस 2023 मनाया गया है
13 मई को। लेकिन याद रखना है, प्रवासी पक्षी दिवस हर साल 13 मई को नहीं मनाया जाता है, 2023 में 13 मई को मनाया गया है। पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, इसके अलावा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका इंडोनेशिया। दोस्तों, इसका नाम ही समुद्र शक्ति है, इसका मतलब ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। यह जो अभ्यास है यह 14 से 19 मई 2023 के बीच किया जा रहा है और यह इसका चौथा संस्करण है। और ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में जो वाटम नामक स्थान है वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें भारत की तरफ से INS कवरत्ती शामिल हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं अभ्यास समुद्र शक्ति की। तो समुद्र शक्ति भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है जिसकी संकल्पना 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य है दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना। यहां पर आप देखिएगा इंडोनेशिया। तो दोस्तों, इंडोनेशिया जो है एशिया महाद्वीप में ही आता है और इसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता है। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो मलेशिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनिया और इसकी जो समुद्री सीमा है वो ऑस्ट्रेलिया से भी लगती है और इसका एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है तिमोर लेत्से। यहाँ पर आप ये छोटा सा देश देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कुछ युद्ध अभ्यास भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच। देखिए, समुद्र शक्ति किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच। लेकिन शक्ति किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। सैन्य मैत्री भारत और जापान के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा पाशांग दावा शेरपा। तो दोस्तों, नेपाल के पाशांग दावा शेरपा 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं। इससे पहले एक और व्यक्ति हैं जो 26 बार एवरेस्ट पर फतह हासिल कर चुके हैं, यानी एवरेस्ट तक पहुंच चुके हैं। उनका नाम है कामी रीता शेरपा। दोस्तों, ये नेपाल के हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है कामी रीता। तो ये भी 26 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं और अब दूसरे व्यक्ति बने हैं नेपाल के ही पाशांग दावा शेरपा। तो वो भी अब 26 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह कर चुके हैं। इस प्रकार से पाशांग दावा शेरपा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। तो दोस्तों, दुनिया में अब 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर 26 बार फतह की है। पहला नाम है कामी रीता शेरपा का और दूसरा नाम है पाशांग दावा शेरपा का। ठीक है, पाशांग की बात करें तो 1998 में वो पहली बार एवरेस्ट पर चढ़े थे और इसके बाद वो लगभग हर साल एवरेस्ट पर फतह हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, कामी रीता जो हैं इस साल भी एवरेस्ट पर चढ़ने की योजना बना रहे हैं। अगर वो सफल होते हैं तो वो दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति बन जाएंगे जिन्होंने सबसे अधिक बार एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। अब चूंकि ये शेरपा हैं इसलिए इन्हें चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। शेरपा कौन होता है दोस्तों? तो जो पर्वतारोही होते हैं उनकी मदद करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे शेरपा बोला जाता है। तो ये लोग जो हैं, या पासांग दावा शेरपा है या कामी रीता है, ये लोग पर्वतारोही के साथ में जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोग भी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर लेते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय के महालंगुर हिमाल उप श्रेणी में यह स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, जिसे चाइना और नेपाल के अधिकारियों ने 2022 में बताया था। यानी कि चाइना और नेपाल के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये बताया था कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। पर्वत का तिब्बती नाम चोमोलुंगमा है और पर्वत का नेपाली नाम क्या है? सागर माथा, यानी नेपाल में इसे सागर माथा बोला जाता है।
माउंट एवरेस्ट पर पहली बार 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने चढ़ाई की थी। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डेली करेंट अफेयर्स का PDF अगर आपको डाउनलोड करना है तो ऐप से कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बुप्पला प्रणीत बने हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों जो बुप्पला प्रणीत हैं उनका संबंध तेलंगाना राज्य से है। किस राज्य से? तेलंगाना राज्य से। तो तेलंगाना के 15 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी वी प्रणीत ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, रूस और चाइना के बाद भारत में अब दुनिया में सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर हो गए हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे और उन्होंने 1988 में खिताब जीता था। दोस्तों फिडे की बात करें तो फिडे जो है वो शतरंज को कंट्रोल करने वाली, शतरंज को गवर्न करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था होती है। इसे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके सदस्य हैं 200, अध्यक्ष हैं आर्कडी ड्योरकोविच और इसके उपाध्यक्ष कौन है? विश्वनाथन आनंद। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? विश्वनाथन आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। अमेरिका का कौन सा राज्य जातिगत भेदभाव पर बैन के लिए विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में कैलिफोर्निया जो स्टेट है अमेरिका का, उसमें जातिगत भेदभाव को बैन करने के लिए एक विधेयक पास किया गया है और वो ऐसा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों इस विधेयक को किसने पेश किया था? तो इस विधेयक को पेश किया था कैलिफोर्निया की जो सीनेटर हैं आयशा बहाव, उन्होंने इसको पेश किया था। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? आयशा बहाव। तो इन्होंने ही इस विधेयक को पेश किया था। इसे SB 403 कहा जा रहा है, जिसके तहत मौजूदा कानून में बदलाव किए गए हैं और जाति को भी भेदभाव का आधार बनाया गया है। यानी कैलिफोर्निया में अगर कोई जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा लगभग 12,000 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 2,500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया है? अब ये मेथाम्फेटामाइन क्या है? तो दोस्तों यह एक ड्रग्स है। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में पकड़ा गया है। तो इसको किसने पकड़ा है? तो इसको पकड़ा है इंडियन नेवी और NCB यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर C। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने केरल के तट पर भारतीय जल में एक पोत से लगभग 12,000 करोड़ रुपए की मूल्य वाला 2,500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया है, जो कि एक ड्रग्स होती है। जब्त की गई मेथाम्फेटामाइन को भारत में अपनी तरह की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती माना जा रहा है। यानी ड्रग्स की यह सबसे बड़ी जब्ती की गई है और इसमें अफगानिस्तान से होने वाले समुद्री मादक पदार्थों की तस्करी को टारगेट किया गया था। ठीक है, बात करते हैं ऑपरेशन समुद्रगुप्त की। ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त है क्या? तो इसमें ड्रग्स को पकड़ा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसी ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत ये जब्ती की गई है अभी हाल ही में। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के हिस्से के रूप में अब तक कुल 3,200 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन, 500 किलोग्राम हेरोइन और 529 किलोग्राम हशीश जब्त किया गया है। बात करते हैं दोस्तों नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। तो यह केंद्रीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। इसका गठन 17 मार्च 1986 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान। वैश्विक आयुर्वेद मेला किस शहर में दिसंबर 2023 में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा तिरुवनंतपुरम में। तो दोस्तों तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की कैपिटल है। तो उसमें ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। यह इसका 5वां संस्करण होगा। इसमें दुनिया भर के आयुर्वेदी चिकित्सक जो हैं हिस्सा लेने वाले हैं। थीम क्या है? 2023 की हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। दोस्तों आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल हैं। कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने वाले हैं एल मुरुगन।
देखिए दोस्तों, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं एल मुरुगन, तो वो 16 से 27 मई तक होने वाले कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो नोट जरूर करिएगा। और उनके साथ प्रसिद्ध फिल्म एलिफेंट विस्पर्स के निर्माता गुनीत मोग्गा, अभिनेत्री मानुषी छिल्लर, ऐसा गुप्ता और मणिपुरी अभिनेता कांगावाम तोम्बा भी शामिल होंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि जो एलिफेंट विस्पर्स है इसने 2023 में ऑस्कर अवार्ड भी जीता हुआ है। अब आपको बताना है कि भारत का वह कौन सा गाना है जिसने ऑस्कर अवार्ड 2023 जीता था और वो किस फिल्म का गाना है। जो भी आपको जानकारी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। तो दोस्तों यह फ्रांस में आयोजित किए जाने वाला एक फिल्म फेस्टिवल है जो कि फ्रांस के एक शहर कान में आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना 20 सितंबर 1946 को की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे आप नोट कर लें। चलिए हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पेटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? प्रवीण सूद। किसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की अस्थायी सूची में जोड़ने की सिफारिश की गई है? शांति निकेतन को। ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है जिसमें स्थित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जाएगी? वाराणसी में। प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? 13 मई को। ISSF विश्व कप 2023 में हृदय हजारिका और नैन्सी मंद्रोत्ता ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कोचीन बंदरगाह को। वॉरशिप INS मोरमुगाओ को किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो INS मोरमुगाओ से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। गीता राव गुप्ता को किस देश में महिला संबंधी मुद्दों के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अमेरिका में। श्री अन्न उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तराखंड में। किस देश ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? श्रीलंका ने। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के प्रमुख महोत्सव और त्योहार डिस्कस करेंगे, जैसे सरहुल त्योहार झारखंड में, गुड़ी पर्व और खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र में, बांचुबा महोत्सव और बिहू पर्व असम में, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में, गणगौर राजस्थान में, उत्तरायण और रण महोत्सव गुजरात में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में और पोंगल त्योहार और जलीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट त्योहार और महोत्सव हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। आज का प्रश्न है दोस्तों, आज का प्रश्न थोड़ा सा कठिन होगा। अब ये जो प्रश्न है इसकी चर्चा इस लेक्चर में नहीं की गई है। दोस्तों जो पिछला करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज कराने के लिए ये क्वेश्चन रखा गया है कि आप पिछला करंट अफेयर्स भी रिवाइज करें। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसको हमने पढ़ाया भी है करंट अफेयर्स में, तो अगर आपने बहुत ही ध्यान से सुना होगा पूरे करंट अफेयर्स को, अगर आप रेगुलर कंटिन्यू बने हुए हैं चैनल के साथ, तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। क्वेश्चन क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।